नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं विभव मापी का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कोई ऐसा मान, कोई ऐसा परिपक्व मान कि जो एकदम सही हो यानी यथार्थ हो, एकदम सत्य हो, उसी क्या बोलते हैं हम मानकीकरण कहते हैं। तो विभव मापी का मानकीकरण करना यानी विभव जो सत्यता है उसको हमें जांचना है। ठीक है, अगर उसकी परिभाषा की बात करें कि विभव मापी के जो मानकीकरण है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो सिंपल कह सकते हैं कि विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान, यथार्थ का मतलब है एक्चुअल मान, यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को, यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को ये क्या बोलते हैं, विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। यानी अब सबसे पहले बात आती है कि सर ये विभव प्रवणता क्या होती है। हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि विभव प्रवणता क्या होती है। किसी विभव मापी के तार में कौन सा है वो प्रतिरोध तार है, जिस किससे बना होता है, मैग्नीट या कांस्टेंटेंस से बना होता है। समझ आ गया कि किसी विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में पतन विभव या विभव पतन, एकांक लंबाई में विभव पतन को ही क्या बोलते हैं, हम प्रवणता बोलते हैं, जिसको हमने x से प्रदर्शित किया था या नहीं किया था? यस, किया था। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। विभव प्रवणता क्या होती है कि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई में विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है, जिसको x को प्रदर्शित करते हैं, जिसको x से प्रदर्शित करते हैं। सीधी बात है कि सर मानकीकरण में विभव प्रवणता, अब विभव प्रवणता क्या होती है कि उसमें विभव का पतन होता है। विभव का पतन मतलब कि उसमें विभव बेकार चला जाता है, यानी विभव उसमें खराब हो जाता है। पतन का मतलब ये होता है जैसे मैंने कहते हैं ना कि इस बच्चे का पतन हो गया, जैसे इस बिजनेसमैन का पतन हो गया, इसका मतलब बिजनेस डूब गया, खत्म हो गया। तो विभव, तो उसमें विभव होगा तार के अंदर, विभव का में कुछ विभव की वजह से क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है विभव में। तो विभव में जो कमी होती है ना उसी को बोलते हैं विभव पतन। क्या बोला जाता है? विभव पतन। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, अभी मैं अपनी बात पे नहीं पहुंचा हूं, जो फाइनल मुझे बताना है। तार जो होता है उसमें विभव पतन होता है। अब वो विभव पतन उस तार में भी होता है, उस जो सेल लगा होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, और जो अपने धारा नियंत्रक लगा रखा है उसमें भी प्रतिरोध होता है। तो सब में विभव पतन होता है। इसका मतलब सब में विभव पतन होता है तो विभव तो बहुत नुकसान हो रहा है, और अपन तो कह रहे हैं कि विभव मापी एकदम सही मान दिखाता है। इसका मतलब विभव मापी सही मान दिखाता है, लेकिन उसमें भी कुछ जो विभव है उसमें कमी आ जाती है, यानी विभव का पतन हो जाता है। तो अब एक्चुअल पतन कितना होता है उसको पता करने के लिए हम उसका मानकीकरण करते हैं, विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं कि एक्चुअल में क्या है, कितना पतन हो रहा है। तो उसी पतन करने को, जो पतन को यथार्थ की ज्ञात करना यानी विभव प्रवणता की यथार्थ मान को पता करने के लिए हम विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा होती है कि विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। अब एक बात और सुनना, विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सेल यानी मानकीकृत सेल लिया जाता है। हमारे बुक में दो सेलों का जिक्र किया हुआ है। पहला सेल हमारा कैडमियम है, दूसरा है डेनियम। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये दोनों सेल आप देखोगे लेबोरेटरी के अंदर, वहां कैडमियम भी है और डेनियम सेल भी है। ठीक है, लेक्लांसी सेल भी कभी आपने सुना हो केमिस्ट्री में, तो ये सेल होते हैं। तो उनको किया जाता है, जो कैडमियम सेल होता है उसकी 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो उसका विद्युत वाहक बल का मान होता है वो होता है 1.018 वोल्ट, और जो अपना डेनियम सेल होता है उसका होता है 1.08 वोल्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार आपकी क्वेश्चंस पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो दोनों सेल हैं, दोनों सेल की जो ईएमएफ है वो दोनों के लिए याद करना है, एक हमारा कैडमियम है, दूसरा क्या है हमारा डेनियम है। अब हम बात करते हैं अपने उसकी किस तरीके से हम उसका मानकीकरण कहते हैं विभव मापी का। तो विभव मापी के मानकीकरण के लिए सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम को समझाएंगे कि किस तरीके से मानकीकरण कहते हैं। तो हमने सबसे पहले तो हमने प्राथमिक डायग्राम पूरा किया, यानी प्राथमिक डायग्राम पूरा करने का मतलब है हमने एक सेल लगा दिया। ये हमारी सेल होती है प्राथमिक बैटरी, इसको प्राथमिक सेल बोला जाता है। ठीक है, इस प्राथमिक सेल के साथ हमने यहाँ पे एक कुंजी लगा दी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में की, और कुंजी के साथ हमने यहाँ पर एक लगा दिया धारा नियंत्रक, इसको बोलते हैं RH, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रियोस्टेट। समझ आ गया? इसको हमने यहाँ पर एक तो A सिरा हो गया और इसको यहाँ तक लेके आए तो ये दूसरा हमारा B सिरा हो गया। A में B सिरा के मध्य हमने एक विभव मापी तार को लगा दिया। किसको लगा दिया? विभव मापी तार को लगा दिया। अब इसके A सिरे से ही हमने एक दूसरे सेल को जोड़ा
और उस सेल को हमने बोल दिया यहाँ पर ES यानी स्टैंडर्ड सेल, जिसको अभी हमने दो सेल पढ़े थे, या तो पढ़ा था हमने डेनियल या पढ़ा था हमने कैडमियम। तो डेनियल का लगा देंगे सेल, या फिर यहाँ पे कौन सा सेल लगा देंगे, कैडमियम सेल लगा देंगे। और कैडमियम सेल लगाने के बाद इसको भी प्लस माइनस जानते हो आप, जो बड़ी लाइन होती है बैटरी का, जो बड़ा मतलब जिसको बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव पार्ट होता है यानी एनोड होता है, और जो छोटी होती है उसको नेगेटिव यानी कैथोड होता है। ठीक है, और उससे हमने यहाँ पर एक विभव मापी लगा, वो सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिसको क्या बोला जाता है, धारा मापी। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने यहाँ पर एक जॉकी लगा दिया, जिसको बोला जाता है विसर्पी कुंजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, विसर्पी कुंजी। अब यहाँ से जहां जिस पॉइंट पर विसर्पी कुंजी रखी हुई है उसको हमने बोल दिया यहाँ पर कितना है, L0 है। कितनी लंबाई है, L0 है। अब हमारा एक तो A सिरा हो गया, दूसरा B सिरा हो गया। A B सिरा जो है इसके बीच में जो तार लगा हुआ है उसको बोलते हैं विभव मापी तार। क्या बोला जाता है, विभव मापी तार। ये तो हो गया अपना विभव मापी तार। इसको अपन प्रतिरोध जानते हैं, इसको कुंजी जानते हैं, ये प्राथमिक सेल, और ये अपना जो प्राइमरी सर्किट हो गया यानी प्राथमिक परिपथ हो गया, और ये अपना सेकेंडरी सर्किट यानी द्वितीयक परिपथ हो गया। ठीक है, अब द्वितीयक परिपथ में जो ये सेल होते हैं ना, यही दो यूज होते हैं, या तो होता है कैडमियम या होता है डेनियम। अब बात मेरी समझना ध्यान से, हम कर रहे हैं मानकीकरण। क्या कर रहे हैं, मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब है कि इसमें जो विभव प्रवणता का पता करना। तो विभव मापी के सिद्धांत से मैं लिखूं यहाँ पर, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, जो बैलेंसिंग वाली कंडीशन पढ़ी थी, तो वहां से जो विभव प्रवणता हो जाएगा वो हो जाएगा Ex = E0 सर ये कैसे पढ़ा आपने, पढ़ चुके हैं भाई इसको। X = क्या पढ़ा था हमने, E/L पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्चुअल इसकी वैल्यू होती है वो होती है E = XL0। ये होता है इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया कैसे, स्टैंडर्डाइजेशन जो सेल है, जो E को हमने रखा है यहाँ पर EXL2। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा ये किसका माना गया, यथार्थ का माना गया। इसका मतलब जो एक्चुअल में जो वैल्यू थी, मतलब जो हमारा निकल रहा था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, यानी जो ES है इसको बोलते हैं हमने ES। ठीक है, ये विभव मापी के सिद्धांत के हिसाब से आ गया। अगर हमारा यहाँ से हम इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या विभव मापी का कैलकुलेट कर सकते हैं, मानकीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर S की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, ES/L0। ठीक है, ये होता है, इसी को हम कहते हैं कि विभव प्रवणता के यथार्थ का मान। विभव प्रवणता का यथार्थ का मान किससे निकालेंगे, ES से, यानी स्टैंडर्ड सेल लगा देंगे और यहाँ पर उसकी लंबाई आ जाएगी। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो विभव प्रवणता का यथार्थ मान आएगा, और विभव प्रवणता का जो यथार्थ मान होता है उसी को हम बोलते हैं विभव मापी का मानकीकरण करना। क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे ही मेरा ये लेक्चर खत्म होता है या आप ये इस वीडियो को देख के हटते हो, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है कैरियर कोचिंग लाइन। आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो वहां सर्च ऑप्शन आता है, उसमें करना है कैरियर कोचिंग लाइन। आप सर्च करोगे, उस पर क्लिक करना, वहां पे नीचे आएगा ज्वाइन का ऑप्शन, आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप वहां पे ज्वाइन करोगे आप उस ग्रुप से जुड़ जाओगे, उसमें फिर फाइल में चले जाना, और फाइल में नोट्स हैं पूरे, वहां से आप अपने डाउनलोड कर लेना, और वहां से आपको PDF में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें नोट्स बनाने हैं तो वहां से देख के नोट्स बना लेना। अगर आपको लगता है कि हमें वहां नोट्स नहीं बनाने हैं तो फिर आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी जो होती है टेलीग्राम में वो मिलती रहती है। वहां पर बहुत सारे नोट्स आपको मिलते रहते हैं, JEE के भी मिलते हैं, नीट के भी मिलते हैं, IIT के नोट्स भी मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर भी मिलते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो नीट वगैरह के, बहुत सारा मैटर है वहां पर, बहुत मिलेगा आपको। वहां ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी होता है। और अगर कोई डाउट आपको आता है तो वहां जाके आप उस डाउट को भी ड्रॉप कर सकते हो उस ग्रुप में, तो आपको सॉल्यूशन कोई ना कोई स्टूडेंट कर देगा। अगर नहीं करता है तो मैं आपको वहां पे उसको सॉल्व कर दूं। कहने का मतलब अपन ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, और आपके मोबाइल नंबर उस टेलीग्राम के अंदर शो नहीं होंगे, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक बार विभव मापी का मानकीकरण को फिर से बता देता हूँ। विभव प्रवणता के यथार्थ मान को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। मानकीकरण करने के लिए दो सेलों को यूज किया जाता है, एक तो डेनियल होता है, दूसरा कैडमियम होता है। डेनियल को हमें पता है कि 1.018 होता है, और कैडमियम का ये होता है, डेनियल का होता है 1.08। ठीक है, वोल्ट उसका EMF होता है। उनको यहाँ लगाते हैं हम, तो इसमें प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रवणता को अपन क्या बोलते हैं, इसकी मानकीकरण हो जाता है विभव मापी का। समझ आ गया, ये प्राथमिक सेल हो जाए, ये
परिवर्त हो जाएगा, द्वितीयक परिवर्त हो जाएगा, यही सब क्या कर लेंगे, इसका मानकीकरण ज्ञात कर लेंगे। 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है विभव मापी की सुगृहीता। तो विभव मापी की सुगृहीता क्या बात करेंगे कि किस तरीके से विभव मापी की जो सुगृहीता है उसको हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगी ये अब देखना है आपको। तो अपन बात करते हैं विभव मापी की सुगृहीता। सुगृहीता का मतलब होता है सही आकलन। अगर हम इसको बात करें तो सेंसिटिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। क्या बोला जाता है? सेंसिटिविटी। तो यहां पर सिंपल है कि अगर विभव मापी की सुगृहीता उसके तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन अर्थात विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें विभव मापी की सुगृहीता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर विभव प्रवणता ज्यादा होगी तो सुगृहीता का मान कम होगा। ठीक है, यानी अधिक सुगृहीता के लिए विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब विभव प्रवणता क्या होती है? फिर मैंने कहा था कि विभव प्रवणता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब कभी किसी वायर के अंदर या किसी कंटेंट के अंदर विभव का पतन होता है तो उसको विभव प्रवणता कहते हैं। अगर विभव का पतन होगा तो सुगृहीता नहीं होगी, और अगर उसका पतन नहीं होगा तो सुगृहीता अच्छी होगी, सेंसिटिविटी अच्छी होगी, यानी कम से कम। एक्चुअल में क्या होता है कि सुगृहीता क्या होता है? इसका मान होता है अत्यल्प विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। इससे अधिक सुगृहीता वाले विभव मापी से। ठीक है भाई, ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको याद होना चाहिए। नोट्स में पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन तब तक आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो। मैंने कह दिया कि सुगृहीता का मतलब होता है कि विभव मापी कितना अच्छा काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना हाथ है, मैंने इसको थोड़ा सा टच किया, तुरंत मुझे महसूस हो गया, इसका मतलब सेंसिटिविटी अच्छी है। अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, जैसे हाथ पैर सो जाते हैं फिर अपन टच करते हैं कोई असर ही नहीं होता, इसका मतलब उसकी सुगृहीता क्या हो जाती है? कम होती है। इसका मतलब सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? कम होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जो डॉग होते हैं वो सड़क पे सो रहे होते हैं, लेकिन जरा सी उनको आहट आ जाती है, अपन बहुत दूर होते हैं तो वो जग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जो कानों की सेंसिटिविटी इतनी अधिक होती है कि वो बहुत दूर से आ रही सीधी वेव्स को भी मेजर कर लेती हैं, वेव्स को भी पकड़ लेती हैं, यानी वेव्स को भी पहचान लेती हैं और वो अलर्ट होके उठ जाता है। तो जो अपने सेंसिटिविटी का मतलब पर कितने सेंसिटिव हैं, कितने उस चीज को पकड़ पाते हैं, कितनी जल्दी उस चीज को कवर कर लेते हैं, ये क्या होता है? अपनी सेंसिटिविटी होती है। अब अत्यल्प मान लीजिए 0.2 वोल्ट है, बहुत कम है, 1 से भी बहुत छोटा है। इसको अपन अगर अपना पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है तो वो तो वैसे ही चला जाएगा, मतलब जो वायर होगा उसके अंदर वैसे ही पतन हो जाएगा उसका, तो कुछ बचेगा नहीं, तो विभव मापी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी विभव प्रवणता कम है तो वो बचा रहेगा, इसका मतलब उसको कौन शो करेगा? विभव मापी शो कर देगा। कौन शो कर देगा? विभव मापी शो कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? विभव मापी की सुगृहीता बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से एक चीज पूछ जाती है, यही चीज है बस, सबसे पहले लिख देना कि अधिक सुग्राहिता वाले विभवमापी अत्यल्प विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट लिखना, अगर विभव प्रवणता ज्यादा होगी तो सुग्राहिता का मान कम होगा। अधिक सुग्राहिता के लिए विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए। अब आती है कि इस सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी। विभव प्रवणता को कम कैसे किया जा सकता है, विभव प्रवणता को तार की लंबाई बढ़ाकर कम किया जा सकता है। अतः इसीलिए विभवमापी का तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। अगर विभव प्रवणता को बढ़ाना है, विभव प्रवणता को तार की लंबाई बढ़ाकर कम किया जा सकता है, और विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी। यानी सुग्राहिता को बढ़ाना है तो विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी। विभव प्रवणता को कम तार की लंबाई बढ़ाकर कर सकते हैं। इसीलिए विभवमापी के अंदर 10 फेरे किए जाते हैं। 1 मीटर होता है ना, मैंने भाई मीटर सेतु में हमने पढ़ा था, वहां पे मात्र 100 सेंटीमीटर का तार होता है, लेकिन इसमें 1 मीटर का होता है और 100 सेंटीमीटर के 10 बार उसको इस तरीके से लपेटा जाता है। इसका मतलब उसकी लंबाई ज्यादा होती है। उसकी लंबाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि विभवमापी की सुग्राहिता हमें बढ़ानी होती है। यानी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता को कम करके कर सकते हैं, विभव प्रवणता को हम कम तार की लंबाई को बढ़ाई कर सकते हैं। या अगर इस तरीके से नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी है इसकी, विभव प्रवणता को प्राथमिक परिपथ में धारा का मान कम करके भी घटाया जा सकता है। यानी अगर विभव प्रवणता का मान कम करना है तो प्राथमिक परिपथ में धारा का मान क्या कर दो, कम कर दो, तो भी अपना जो विभव प्रवणता है कम हो जाएगी। विभव प्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो बस मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ानी है तो एक काम करना पड़ेगा, विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा। और विभव प्रवणता कम तभी हो सकती है या तो तार की लंबाई बढ़े या प्राथमिक सेल जो प्राथमिक परिपथ है उसके अंदर धारा का मान कम किया जाए। समझ आ गया? मेरे हिसाब से सब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अपना विभवमापी का जो सुग्राहिता वो भी अपना क्या हो गया, सुग्राहिता आपकी कंप्लीट होती है। अगला है विभवमापी के अनुप्रयोग। अगला टॉपिक है अपना विभवमापी के अनुप्रयोग, और इसका पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे बस आज हम। तो ये हमारा लास्ट है, आज के लिए लास्ट टॉपिक है विभवमापी के अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे किसके, विभवमापी के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, विभवमापी के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो विभवमापी के अनुप्रयोग का जो हमारा पहला प्रयोग है, मतलब जो हमारा पहला अनुप्रयोग है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो फर्स्ट क्या है हमारा, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अब बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी। विभवमापी का डायग्राम अपना परिपथ डायग्राम ये होता है, प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया, इसको बोल देंगे की, इसको बोल देंगे सेल ई पी, ये हो गया हमारा आर एच, ये ए सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा अपना बी हो गया, और ये एकदम सीधा होता है भाई, ठीक है ना, इसको टेढ़ा मत करना। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, इसको बोल देंगे K1, और दूसरा जो हमारा होता है, यहाँ पर हमने एक सेल और लगा दिया, उस सेल को धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे और यहाँ पर अपनी लेंथ प्राप्त हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे, L बोल देंगे। ये क्या हो गया, हमारी जोड़ी हो गई, ये
प्लस माइनस, और इसके यहाँ पर हम एक आर भी लगा देंगे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स। क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बॉक्स बोला जाता है। और प्रतिरोध बॉक्स में भी हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक की लगा देंगे। प्रतिरोध बॉक्स में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर एक की लगा देंगे, जिसको बोल देंगे अपन K2। क्या बोल देंगे इसको? K2, और ये अपना हो गया E। समझ आ गया? अब यहाँ से अपन इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस सेल का क्या ज्ञात करना है? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वो अब देखना किस तरीके से। ये तो अपनी बनावट हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्यविधि। बनावट में आपको लिख देना है कि प्राथमिक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक और AB धारामापी तार को जोड़कर हम एक प्राथमिक परिपथ तैयार करते हैं। द्वितीयक परिपथ में हम एक दूसरी बैटरी, दूसरा सेल, चाहे वो कोई भी हो, जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उस सेल को लगाते हैं, और उसके समांतर हम क्या लगा देते हैं? एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे, और एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से विसर्पी कुंजी को हम किस पे टच करा देंगे? धारामापी तार के ऊपर टच करा देंगे। ये तो क्या हो गई? आपकी कार्यविधि हो गई, सॉरी वो बनावट हो गई। अगर ये चीज आपको यहाँ से नहीं लिख पाते हो आप, तो सीधी सी बात ध्यान रखना, आप PDF नोट्स में से लिख लेना, ठीक है? और लिख लेते हो सेल्फ तो बहुत ही अच्छी बात है। सेल्फ नोट्स बनाओगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि RBSc में आपको 100 मार्क्स में दिला सकते हो। अगर आप पूरी चीजें, पूरे लेक्चर पढ़ते हो तो 100 मार्क्स का मैंने मैटर आपको तैयार कर रहा हूँ, और आपको बहुत कुछ मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं करके छोड़ दूंगा, मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैंने अभी तो अपने जो असली पत्ते हैं वो तो मैंने खोले ही नहीं है। मैं अभी सिर्फ सिलेबस के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि एक बार आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं अपने असली पत्ते खोलूंगा, और इसी चैनल पर खोलूंगा, आपको इसी पर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बाकी जो क्लासेज में पढ़ते हैं मेरे से कोई दिक्कत नहीं, उनको पढ़ाऊंगा, वो चीज़ें वहीं पढ़ाऊंगा, इससे भी अच्छा पढ़ाऊंगा क्लास में तो। लेकिन यहाँ मेरी कोशिश है कि अब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूँ, ठीक है? और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर टिक के पढ़ाई करनी है, अपने मन को कंसंट्रेट करके यहाँ पे स्टडी करनी है। अगर आपका मन में है कि यार यहाँ तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। मन को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले अपने मन को यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे आसानी से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है भाई? अब हम बात कर रहे हैं इसी कार्यविधि की, किस तरीके से काम करेगा ये। कार्यविधि में प्राथमिक परिपथ की केबल को बंद कर तथा K2 को खोलकर विभव प्रवणता L1 लंबाई पर प्राप्त होगी विसर्पी कुंजी को धारामापी तार AB के मध्य लगाने पर क्या होगी भाई? यहाँ पे हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो L1 दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? E = XL1। क्या आ जाएगा? E = XL1। अब सबसे पहले हमने क्या किया? सुनना मेरी बात ध्यान से। इस की को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो R भी काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। आंतरिक प्रतिरोध किसका है? सेल का है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये की हमने हटा दिया, यानी K2 क्या है? वहां पर खुला है, खोलकर, यानी खुला हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर R भी काम नहीं कर रहा है, तो हमने क्या किया कि इस EP की वजह से A और B के मध्य विभव है, और उस विभव जो है उस विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो इस सेल का विभव जहां पर ये धारामापी शून्य विक्षेप प्रदर्शित करते हैं, वहां पर लेंथ क्या जाएगी? L1। तो एक बात रेडियल में प्राप्त होगी विसर्पी कुंजी को खोलकर विभव प्रवणता L1 लंबाई पर प्राप्त होगी, जहां विसर्पी कुंजी को धारामापी AB के मध्य लगाने पर शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। शून्य विक्षेप धारामापी पर मिलेगा, ठीक है? तो धारामापी पर शून्य विक्षेप जब उत्पन्न होगा तो यहां पर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या करना है? जब K2 भी बंद हो तथा
बॉक्स से आर प्रतिरोध निकालने पर वहां पे कोई प्रतिरोध निकालते हो है ना, निकालने पर कहने का मतलब इस बॉक्स में से एक 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे, 3 ओम का प्रतिरोध, अगर जिस 2 ओम की डॉट निकालेंगे तो उसमें 2 ओम हो जाएगा, 3 ओम, ये प्रैक्टिकल भी है भाई। तो उस प्रतिरोध में से जो 2 ओम निकाल दिया तो 2 निकल गया, 3 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 4 ओम। तो यहाँ निकालने पर विभव प्रवणता या पर विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, x = E L2। यही तो होगा भाई, मतलब कि अब यहाँ पर E नहीं आया, यहाँ पर V आएगा। सब कह रहे हो V क्यों आएगा भाई यहाँ पर, और यहाँ पर भी अपना मैंने x E = XL1 लिख दिया, इसको अपन पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x = E/L1। उसके बाद अपन लिख सकते हैं इसको E = XL1 क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब कि पहले ही आएगा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपन विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे x = क्या आ गया, VL2, तो यहाँ से V का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, XL2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, अब यहाँ से ध्यान देना, हमने यहाँ पे 2 चीजें ज्ञात कर ली हैं। हमने एक तो कर लिया है E = XL1 और दूसरा कर लिया है जो दूसरी की को लाकर V = XL2। अब क्या होता है कि हम जब आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्या निकालते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, अब देखना, आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है V + IR। पढ़ा है ना अपन ने, E = V + IR। अगर मैं यहां से R निकालूं तो क्या हो जाएगा, E - V/I, और I = हम जानते हैं क्या होता है, V = हम जानते हैं यहाँ पर, अगर V = जानते हैं क्या होता है, IR, और अगर मैं I निकालूं यहाँ पर तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो यहाँ से अगर 2 निकालें तो R = क्या हो जाएगा, E - V/V और मल्टीप्लाई बाय। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3, ये आंतरिक प्रतिरोध से आ गई। तो अब लिखना है आपको समीकरण 1, 2 व 3 से आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं, पर R का फॉर्मूला आ गया, R = E का मान रखो, क्या है भाई, XL1, V का रखो XL2/XL2। यहाँ सॉल्व करो, R = X कॉमन आ गया, L1 - L2, और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर, XL2 और R, X से X कैंसिल। तो यहाँ से अगर R का मान निकालें हम तो R = क्या जाता है, L1 - L2/L2 और मल्टीप्लाई में R। ये क्या आ गया, आपका आंतरिक प्रतिरोध आ गया। इसका जो भी हमने सेल लगाया था, प्राथमिक सेल लगाया था, उसका हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है। क्या ज्ञात कर लिया है हमने, यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया है। समझ आ गया। तो यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से हम निकाला जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। हमने प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट लगाया, द्वितीयक में एक प्राथमिक सेल लगाया। प्राथमिक सेल, ये मतलब ये नहीं है कि इसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, इसको प्राथमिक सेल बोल सकते हैं। प्राथमिक सेल का मतलब होता है जो डेनी और लेग्रांजी सेल होते हैं उनको प्राथमिक बोला जाता है, और जो अपनी बैटरी के अंदर यूज होते हैं उनको सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल के अंदर R भी लगाया। अब इसमें करना क्या है, पहले तो इसको लगा देना, इसको तो पहले लगा देना, इसको हटा देना है। इसको लगाओगे, इसको हटाओगे तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त हो जाएगी। इसके बीच में क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग मतलब संतुलित लंबाई, उसको बोल देंगे L1। तो यहाँ पर आ जाएगा E = XL1 यानी X = E/L1। दूसरा क्या करेंगे कि इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ प्रतिरोध से 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम कोई निकाल देंगे, एक निकाल देंगे। ठीक है, एक निकालते हैं यहाँ पर, दूसरी वैल्यू हो जाएगी दोनों। फिर हम ये जानते हैं, 5वें चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, E = V + IR होता है। यहाँ से R निकालेंगे तो V - E/I। अब V = IR होता है तो I = V/R, तो I की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर V/R, तो V तो नीचे जाएगा, R कहां चला जाएगा ऊपर। अब E और V की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, अपना R का मान यहाँ से निकाल लिया हमने। इसी तरीके से हम प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विभव मापी की सहायता से। किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो आप अपना खूबसूरत सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।